हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ये सोचकर इस वीडियो को देख रहे हो कि यहीं से आपका सारा का सारा क्वेश्चन मैच करने वाला था, तो आपने बिल्कुल गलत वीडियो पर क्लिक किया है। हाँ, बिल्कुल गलत वीडियो पर क्लिक किया, आपने सही सुना। क्योंकि देखो, ऐसा भी हो सकता है कि इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन ना आए, ऐसा भी हो सकता है कि सारा का सारा क्वेश्चन इसी से आए, क्योंकि ये जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, यहाँ से आ भी सकता है और नहीं भी, तो वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना है। ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांस रहेगा। तो मैं आपको सबसे पहले चैप्टर्स बता दूं किन किन चैप्टर से आपको पूछा जाना है। सबसे पहले आपका आता है अम्ल क्षार लवण। क्या हो जाएगा? अम्ल क्षार लवण पहला चैप्टर है आपका, इससे पूछा जाएगा क्वेश्चन। और दूसरा है बायोलॉजी का नियंत्रण एवं समन्वय। और तीसरा है फिजिक्स का मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार। तो इस तीनों चैप्टर का आपको अच्छे से कर लेना है, इन्हीं चैप्टर से आपको पूछा जाएगा। ठीक है, कक्षा 10 का जो आपका होने वाला 15 तारीख को, 15 जून को मंथली टेस्ट, उसके लिए हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाला है। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि यहीं से आपका सारा क्वेश्चन मैच करने वाला है, तो आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करने वाला है। यहीं से आपका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ से सारा का सारा क्वेश्चन मैच कर सकते हो। हो सकता है कि एक भी क्वेश्चन नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि एक भी क्वेश्चन मैच करे, कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। और हो सकता है कि सारा का सारा क्वेश्चन भी मैच कर सकता है। ठीक है, तो मैं वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ, देख लेते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न बोलता है हमारा मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस, क्योंकि मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा रहता है? उत्तल लेंस। ठीक है, तो हम लोग फटाफट सारे क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि हमें हमारे पास समझने का एक क्वेश्चन को समझने का टाइम नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर को ही देखेंगे। ठीक है, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आँख के रंगीन भाग जो होता है, जो कि 3 कलर का होता है, ब्लू होता है, भूरा होता है और एक काला होता है। तो अधिकतर का काला ही होता है, जो कि रंगीन भाग जो किस कारण से ऐसा कलर दिखाई देता है, तो वो जो कलर अलग अलग होता है आइरिस का होता है। ठीक है, आइरिस वाली ऑप्शन में बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपसे माना जाता है जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। तो जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग रेटिना कहते हैं, कि दृष्टि पटल उसे बोलते हैं। ठीक है, आप लोग का भारी डिमांड आ रहा था, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहा था वीडियो अपलोड करने के लिए। ठीक है, इस वजह से मुझे बनाना पड़ा। अभी मैं काफ़ी रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु क्या? निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु होता है अनंत होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 बोलता है नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोग फटाफट सारे क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितनी दूरी पर होता है? तो दूर बिंदु मैंने अभी बताया अनंत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपसे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कौन निर्धारित करता है? तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को जो निर्धारित करता है परितारिका करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपसे निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को हम लोग निकट को हम लोग दूर करते हैं, उत्तल से तो नहीं होगा, यानी कि अवतल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, निकट, हाँ अवतल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है दूर दृष्टि दोष, यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस से दृष्टि कहा जाता है? दूर है, यानी कि उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है जरा दृष्टि दोष, यानी कि इसमें हो जाता है बाईफोकल, यानी कि इसमें उत्तर और अवतल दोनों होता है। बाईफोकल हम लोग बोलते हैं उसे। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण अपवर्तन पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से बनता है, परावर्तन से बनता है। ठीक है, तो सिर्फ आप लोग अपवर्तन याद रखोगे फिर भी चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो आपको तारे का टिमटिमाना जो है प्रकाश के अपवर्तन की घटना को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश का रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन में क्या होता है? प्रकाश जब टूट करके बिखर जाता है, नीला कलर का टूटना सबसे ज़्यादा है, यानी कि प्रकीर्णन उसका सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण हमें आकाश जो है ब्लू दिखाई देता है, यानी कि नीला दिखाई देता है। खतरे का संकेत के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? लाल रंग का। तो लाल रंग का ही क्यों प्रयोग किया जाता है? आगे क्वेश्चन हम लोग सब्जेक्टिव में उसे समझ लेंगे। 15 बोलता है आपसे नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिलियरी पेशियों के द्वारा, यानी कि 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कोई बिलियन लाल लिटमस को, हम केमिस्ट्री का सेक्शन यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, वहाँ पे फिजिक्स से हम लोगों ने देख लिया, जो आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा सरसार, यहाँ से आपका केमिस्ट्री शुरू होता है। कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान समझता है। पीएच मान लाल लिटमस को सबसे पहले आपको समझना कि लाल को नीला कौन करता है? लाल को नीला करता है क्षार करता है। कौन करता है? क्षार करता है। क्षार का पीएच मान कितना होता है? 7 से हमेशा अधिक होता है। ठीक है, तो 7 से अधिक कौन सा? 1 है क्या? नहीं है। 4 है क्या? नहीं है। 5 है क्या? नहीं है। तो 10 क्या होता है? 7 से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 बोलता है कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच के से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस बिलियन में क्या होगा? तो ये बिलियन होता है एशियर होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखना, आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन हूबहू दिया हुआ है। 18 नंबर प्रश्न बोलता है आपसे
ऐसे तो किसी को पूछने का बहुत कम चांस है, फिर भी हम लोग देख रहे थे क्योंकि इजी क्वेश्चन है। बोलते आपसे NaOH का 10 मिलियन 10 ml बिलियन, NaOH का कितना बिलियन है हमारे पास 10 ml है। आगे देखो HCl का कितना है हमारे पास 8 बिलियन, पूर्णतः 8 ml बिलियन में से पूर्णतः उदासीन हो जाता है, यानी कि HCl जो उदासीन होकर के 8 ml से 10 ml NaOH का निर्माण करता है, ठीक है। आगे बोलता है आपसे यदि हम NaOH के उसी बिलियन को, अगर ये 10 था तो हमें इसकी 8 जरूरत पड़ता था, अगर 20 ml है, 20 ml हम लोग ले रहे हैं, तो हमसे बोल रहे हैं कि उदासीन करने के लिए HCl की उस बिलियन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो 10 बनाने के लिए हमें 8 की जरूरत पड़ रहा था, तो 20 बनाने के लिए हमें 16 की जरूरत पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 बोलता है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अपच का उपचार करने के लिए तो 19 का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एंटासिड का उपयोग किया जाता है। नहीं, जो क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा कठोर होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी के साथ जब संयोजन करता है, यानी कि पानी के साथ जब अभिक्रिया करता है तो कठोर हो जाता है, ठीक है। तो अभी तक वीडियो को लाइक कर देकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो उन्हें जो क्वेश्चन में किसी बोलता है इमली में पाया जाता है, इमली में जो पाया जाता है आपका टार्टिक एसिड पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है टार्टिक एसिड, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन है। इंसुलिन तो मानव हार्मोन है, यानी कि जंतु हार्मोन है। थायरोक्सिन में जंतु हार्मोन, एस्ट्रोजन में जंतु है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि साइटोकाइन क्या है, एक पादप हार्मोन है जो कि वृद्धि में मदद करता है पादपों को। नहीं देखो 23 नंबर प्रश्न बोलता है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। एक तंत्रिका कोशिका मान लो ये हो गया, और दूसरा तंत्रिका कोशिका जो होता है उसके बीच में खाली स्थान होता है, उससे हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है मस्तिष्क उत्तरदायी है, सोचने के लिए भी सही है, सोचने के लिए उत्तरदायी है। हृदय संपादन यानी कि हृदय धड़कने के लिए भी मस्तिष्क की जरूरत होता है। उसके बाद शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए, यानी कि एक हाथ छोटा है एक हाथ बड़ा है बहुत बड़ा है ऐसा नहीं होता है, यानी कि संतुलन बनाए रखता है। इस सब का कार्य किसका होता है, मस्तिष्क, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 बोलता है हार्मोन स्रावित होता है तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है, याद रखना। 26 नंबर प्रश्न बोलता है गलकंड पनपता है किससे पनपता है, यानी कि जब का घेंघा रोग होता है किससे पनपता है, आयोडीन के कमी से, उसी को हम लोग गलकंड भी बोलते हैं, आप लोग याद रखना। 27 बोलता है आपसे कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया था, आपने नाम सुना होगा कार्बाइड, जिसको कि हम लोग एथिलीन यहाँ पे होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों है, तो अग्न्याशय यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन का आप लोग एक बार कर लेना है, जितना भी मैं करा रहा हूँ हो सकता है कि यहीं से आपका क्वेश्चन देखने को मिले। मानो में डायलिसिस थैली है किसकी, डायलिसिस थैली यानी कि ब्रिक की इकाई हमसे पूछ रहा है, इसे आप लोग गोली मारो इसे पढ़ो। मानव में ब्रिक की इकाई क्या होता है, तो नेफ्रॉन होता है, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन में 30 बोलता है मानव का भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, तो विभोजन उपचयन, ठीक है, उपचयन का उदाहरण होता है। 31 बोलता है आपसे, क्योंकि उपचयन क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। उपचयन क्यों होता है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं श्वसन के दौरान, तो वही ऑक्सीजन जो है भोजन में मिलता है, तो जब ऑक्सीजन किसी पदार्थ में जुड़ता है तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन ही तो बोलते हैं, यानी कि उसका पदार्थ का उपचयन हो जाता है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, यानी कि ऑक्सीकरण हो जाता है ना। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो कौन सा तत्व आवश्यक है थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयोडीन, थायरोक्सिन के लिए आयोडीन। 32 बोलता है वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, वृद्धि हार्मोन का जो स्राव होता है किस ग्रंथि से हमसे पूछ रहा है, तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पीयूष ग्रंथि से होता है, आप लोग याद रखना। 33 बोलता है आपसे पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है, पत्तियों का मुरझाना, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 33 का हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए यानी कि एब्सिसिक अम्ल के कारण ऐसा होता है। 34 को देखो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है, तो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग सेरिब्रम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 35 बोलता है अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब लार आना तथा वमन यानी कि उल्टी होता है ना, वही उसी को हम लोग वमन बोलते हैं आदि मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है, ये सब किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है, तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेडुला के द्वारा होता है, ठीक है। इसे आप लोग मेडुला ही याद रखो, इसको आप लोग हटा दो, इसे याद रखना कोई जरूरत नहीं है ज़्यादा। 36 बोलता है दूरदर्शी दोष में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है। दूरदर्शी दोष में हम लोग अवतर का प्रयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष में हम लोग दूरदृष्टि दोष में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, उत्तर का प्रयोग करते हैं, और निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतर का प्रयोग करते हैं ना। निकट में अवतर आ जाएगा और दूर में उत्तर आ जाएगा। नहीं तो 38 बोलता है जरा दृष्टि दोष में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो जरा दृष्टि दोष में हम लोग प्रयोग करते हैं बाईफोकल लेंस का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा
ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों जो हमारा तीनों चैप्टर था उसका हम लोगों ने पूरा जितना भी जैक बोर्ड पूछता है हमेशा जितना पूछ सकता है वो उतना हम लोगों ने कर लिया 38 क्वेश्चन में टोटल, ठीक है। तो हो सकता है कि यहीं से आपका 6 प्रश्न देखने को मिले। तो कुछ कुछ मैं करा रहा हूँ वो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप लोग इसे भी एक बार देख लो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना, ठीक है। 39वां प्रश्न बोलता है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो अनुमस्तिष्क शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। कौन? अनुमस्तिष्क। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 40वां प्रश्न बोलता है प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है। तो कहाँ बनता है प्रतिवर्ती चाप? मेरुरज्जु में बनता है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन 41 बोलता है मस्तिष्क के मुख्य 3 भागों के नाम बताइए। तो 3 भागों के नाम बोल रहा है, तो अग्र मस्तिष्क लिख दो, मध्य मस्तिष्क लिख दो और पश्चिम मस्तिष्क लिख दो, बस कुछ नहीं करना आपको 3 मुख्य भाग का नाम लिखने में। पौधों में पाए जाने वाले 2 हार्मोनों के नाम लिखिए जो तने की वृद्धि के सहायता हो। सबसे पहले था साइटोकाइन हो गया, आप लोगों को मैंने बता रखा है। फिर ऑक्सिन भी बोल सकते हो, उसे जिब्रेनिन भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। इतना आप लोग को लिखा गया यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो। 43 बोलता है आपसे पौधों में पाए जाने वाले उस हार्मोन का नाम लिखिए जो कोशिकाओं विभाजन में को प्रेरित करता है। सॉरी, साइटोकाइन जो है किस में सहायक होता है? कोशिकाओं के विभाजन में। कौन सा? साइटोकाइन है, ठीक है। वृद्धि के लिए यहाँ पे कौन कौन सा होता है? ऑक्सिन और जिब्रेनिन होता है, ठीक है। बोलता है क्वेश्चन नंबर 44 पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। पादप में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोन के कारण होता है। पादप विशिष्ट हार्मोन उत्पन्न करते हैं जो उसके विशेष भागों को प्रभावित करते हैं। पादपों में परोह प्रकाश की दिशा की ओर ही बढ़ता है और गुरुत्वानुवर्तन जड़ों को नीचे की ओर मोड़कर अनुक्रिया करता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन 45 बोलता है अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। आमाशय में पाचन, रक्त नलिका में पदार्थ का आवागमन, पाचन, रसों का स्राव आदि अनैच्छिक क्रिया है जो कि अपने आप होती है। उसके बाद पलकों का झपकना, छिकना तथा खांसना आदि प्रतिवर्ती क्रिया है। प्रतिवर्ती क्रियाओं पर मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता जबकि अनैच्छिक क्रिया पर मस्तिष्क का नियंत्रण होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको अंतर को लिखना है। उसके बाद देखो 46वां प्रश्न बोलता है प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। आपका काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैक बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, पूछता रहता है। मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। यह मेरुरज्जु से प्राप्त सूचनाओं पर सोचने एवं उनका विश्लेषण करने का कार्य करता है। मस्तिष्क में परिवर्ती क्रियाओं के संदेश भेजे जाते हैं। कुछ प्रतिवर्ती क्रिया सीधे मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित होती है, जैसे तीव्र प्रकाश में पुतली का संकुचन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ये 2 जो क्वेश्चन है आपका 47 नंबर 48 नंबर ऐसे तो पूछा नहीं जाता है, फिर भी आप लोग एक बार इसे देख लेना, ठीक है। हम लोग 49 में सीधे प्रश्नों को देखते हैं। छुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है। आपका जैक बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन पूछते रहता है, हम लोग इसे देख लेते हैं। छुई मुई स्पर्श करते हैं, पतियों को झुकाकर या बंद करके प्रतिक्रिया करता है जो पादप हार्मोन के प्रभाव से होता है, ठीक है। जबकि हमारी टांग में गति एक ऐच्छिक क्रिया, जब हम लोग चाहेंगे तभी ऐसा हो सकता है। जब हम लोग चाहेंगे कि यहाँ से हम लोग कुछ दूर आगे जाए तभी हम लोग जाएंगे, वरना नहीं चाहेंगे तो नहीं जाएंगे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऐच्छिक क्रिया बोलते हैं, जो अनुमस्तिष्क द्वारा संचालित होती है और इसमें तंत्रिका नियंत्रण का सहयोग होता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन 50 बोलता है नेत्र का समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। यानी कि जितना दूर हम लोग पढ़ करके समझ जाते हैं, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाता है। यानी कि हमें अगर इतना दूर ही देखना है तो इतना ही दूर देखेंगे, इसी चीज़ पे फोकस करेंगे। अगर इस चीज़ पे फोकस करना है तो हम लोग इसी चीज़ पे फोकस करेंगे, है ना। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता बोलते हैं। ऐसा हो पाता है उसी कारण। क्वेश्चन नंबर 51 बोलता है निकट दृष्टि दोष एवं दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट करें। निकट दृष्टि दोष क्या है? व्यक्ति निकट की वस्तु को साफ देख पाता है, दूर की नहीं। नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, नेत्र की फोकस दूरी कम हो जाती है, प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है, अवतल लेंस के चश्मे से इसे दूर किया जाता है। किससे? निकट दृष्टि दोष को। हम लोग इतना निकट दृष्टि दोष के बारे में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। इस पीडीएफ को भी आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम पे। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, उसका लिंक ज्वाइन डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, ठीक है। पूरा फुल पीडीएफ आपका ये वाला मिल जाएगा। दूर दृष्टि दोष बोलता है आपसे व्यक्ति दूर की वस्तु को साफ देख पाता है, निकट की नहीं। लेकिन नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, नेत्र की फोकस दूरी बढ़ जाती है, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, उत्तल लेंस के चश्मे से इसे दूर किया जाता है। किस लेंस के चश्मे से? उत्तल लेंस के चश्मे से, ठीक है। इसको आप लोगों को भूलना नहीं। आपको बोलता है क्वेश्चन 52 प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। देखो श्वेत प्रकाश यानी कि सूरज का प्रकाश का प्रिज्मा में अपवर्तन के बाद, यानी कि प्रिज्मा में घुसने के बाद आपका क्या होता है? अपवर्तन हो जाता है, यानी कि विचलित हो जाता है अपने पथ से, उसे हम लोग अपवर्तन बोलते हैं। अपवर्तन के बाद विभिन्न
रंगों में विभक्त होना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका विचलन सबसे कम होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा, तरंगदैर्घ्य जिसका सबसे ज़्यादा उसका विचलन सबसे कम होगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है इसलिए उसका विचलन सबसे कम होता है। बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, बैगनी का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है, सबसे बैगनी का क्या होता है, तरंगदैर्घ्य कम होता है, तो इसका विचलन जो है सबसे अधिक होगा। ठीक है, अतः इसका विचलन सबसे अधिक होता है। प्रिज्म से गुजरने पर इसका क्रम बताया गया है कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड आपका वर्णक्रम दिखाता है। तो हम लोग यहाँ पे हिंदी में यहाँ पे देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आपका बनाया गया है, आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसे भी आप लोग एक बार देख लेना। यहाँ पे देखो श्वेत प्रकाश यानी कि सूरज का प्रकाश जब हम लोग प्रिज्म से गुजार रहे हैं यहाँ पे, तो इस विचलित होकर के यहाँ पे लाल रंग में, नारंगी में, पीला में, हरा में, नीला में, जामुनी में और बैगनी में बढ़ जा रहा है। यहाँ पे इसका भी ट्रिक दिया हुआ है, बैजानी हपी नाला। 53 देखो, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं लेकिन क्यों टिमटिमाते हैं। तारों की टिमटिमाहट प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। हवा की परतों के घनत्व में निरंतर परिवर्तन से तारों से आने वाली प्रकाश किरणें कभी कम कभी अधिक विचलित होती है, जिससे आँखों तक कभी कम कभी अधिक प्रकाश पहुंचता है और तारे टिमटिमाते दिखते हैं। पढ़ोगे आपको समझ में आएगा सारा चीज़। आसान भाषा में लिखा गया। व्याख्या करें कि ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं, क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। सबसे पहली बात कि ग्रह के पास खुद के प्रकाश नहीं होता है। ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत नज़दीक होते हैं, अतः वे विस्तृत स्रोत के समान माने जाते हैं। यदि ग्रह को अनेक बिंदु स्रोतों का संग्रह माने तो सभी से आने वाला प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत शून्य हो जाता है। इसी कारण ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। एक और कारण आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि तारे के पास खुद का प्रकाश होता है लेकिन ग्रह के पास खुद का प्रकाश नहीं होता, जबकि क्या करता है वो, सूर्य से प्रकाश लेता है और उसको परावर्तित करके हमारे तक भेजता है, इसलिए हमें हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसलिए हमें वो टिमटिमाते हुए नहीं दिखते, जबकि बिना टिमटिमाहट के दिखते हैं। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। स्वच्छ आकाश में यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो प्रकीर्णन होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नीले रंग का प्रकीर्णन, यहीं पे मेन चीज़ लिखा हुआ है, नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, नीले रंग की अधिकता के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा टूटता है नीला रंग, जिसके कारण हमें आकाश जो है नीला ही दिखाई देता है। 56 देखो, ज़्यादा क्वेश्चन हमने बचा, थोड़ा सा बचा हुआ है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई प्रतीत होता है। देखो, अंतरिक्ष में जाओगे तो वहाँ पे आकाश काला दिखाई देगा, ना कि ब्लू। अंतरिक्ष में वायुमंडल या अन्य कण नहीं होते हैं, अतः सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है काला दिखाई देता है। खतरे के संकेत लाल रंग ही क्यों होता है, आपके मन में कभी ना कभी सवाल आया होगा। यहाँ पे देखो लिखा कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि तरंगदैर्घ्य अगर सबसे अधिक है तो टूटेगा कम, यानी कि प्रकीर्णन इसका सबसे ज़्यादा कम होगा। अगर प्रकीर्णन कम होगा यानी कि टूटेगा कम, तो हमें दूर से भी लाल रंग देख सकते हैं, जिसके कारण हम लोग इसी के कारण लाल रंग का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। यह दूर से कोहरे या धुएं में भी लाल ही दिखाई देता है, इसलिए खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। देखो 58वां प्रश्न बोलता है, आश्रित जल विद्युत का चलन क्यों नहीं करते। आपका फेवरेट क्वेश्चन है जैकबोर्ड का। जबकि वर्षा का जल करता है। आश्रित जल शुद्ध जल होता है। हमारा केमिस्ट्री का सेक्शन यहाँ पर शुरू होता है सब्जेक्टिव का, और कुछ ही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग वीडियो को अंत करेंगे। वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। उसमें आयन नहीं बनता, किस में, आश्रित जल में। विद्युत चालन आयनों द्वारा होता है। वर्षा के जल में वायु की SO2 यानी कि सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस से मिलकर अम्ल बनाती है, जो H+ आयन उत्पन्न करते हैं और जल चालन बन जाता है। ठीक है, जल चालक बन जाता है। 59 बोलता है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखा गया, जल की अनुपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न नहीं कर पाते। अम्लीय व्यवहार दिखाने के लिए H+ आयनों का बनना आवश्यक है, जो केवल जल की उपस्थिति में ही संभव है। 60 देखो बोलता है आपसे ताज़े दूध का pH मान 6 होता है। दही बन जाने पर इसका pH मान में क्या परिवर्तन, दही बन गया यानी कि वो अम्लीय हो गया। अम्लीय क्या हो जाता है, 7 से कम हो जाता है, और उसका pH जो है इसका कम हो जाएगा। 6 था तो 6 से भी कम हो जाएगा। दही बनने के बाद लैक्टिक अम्ल बनता है, जिससे pH मान जो है 6 से कम हो जाता है। 61 बोलता है आपसे, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए।
अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से लवण एवं जल बनते हैं, जिसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देख देते हैं, जैसे अम्ल और क्षारक को मिलाओगे तो यहाँ पे क्या होता है, लवण और जल बनता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। उदाहरण दिया गया NaOH क्या है, आपका क्षारक है, NaOH क्या है, क्षार है, HCl क्या है, अम्ल है, तो दोनों मिलकर क्या बना दिया, यहाँ पे लवण बना दिया कि NaCl बना दिया। NaCl क्या है, हमारा लवण है, और साथ में पानी भी आपका बाहर निकलेगा। उसके बाद देखो MgOH का होल 2, ये आपका क्या है, क्षारक है 2HCl, यहाँ पे HCl का कितना 2 अणु ले रहे हैं, MgCl2 बन रहा है, जबकि आपका क्या है, एक आपका लवण है और साथ में H2O भी बाहर निकल रहा है। आपका उदाहरण यहाँ पे दिया गया था। उसके बाद देखो क्वेश्चन में बास्केट बोलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखना है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे पहले सूत्र जानो कि CaSO4 हाफ H2O होता है। जल के साथ अभिक्रिया करने के बाद CaSO4 2H2O का निर्माण कर देता है। उसके बाद देखो 63 नंबर प्रश्न बोलता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। यह सोडियम कार्बोनेट जल तथा CO2 में विघटित हो जाता है। आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो था आपका इसमें परिवर्तित हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट में हो जाता है, ठीक है, और जल बनता है और CO2 भी बाहर निकलता है, ठीक है। बोलता है क्वेश्चन नंबर 64, विलयन A का pH मान 6 है तथा विलयन B का pH मान 8 है, किस विलयन में H+ आयन सांद्रता अधिक है, कौन अम्लीय व कौन क्षारीय है। तो 6 से कम है ये तो हमें अम्लीय होगा, अम्लीय में H+ का सांद्रता ज़्यादा होगा, और क्षारीय आपका है क्योंकि 7 से अधिक है तो आपका क्षारीय है, और क्षारीय का में H+ का सांद्रता कम होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया, विलयन एक pH मान 7 से कम है, अम्लीय है तथा विलयन इसमें H+ आयन की सांद्रता अधिक है, विलयन B 7 से अधिक है, इसलिए क्या क्षारीय है। H+ एक्वस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। H+ आयन सांद्रता बढ़ने पर विलयन अम्लीय गुण बढ़ता है और घटने पर क्षारीय गुण बढ़ता है, ठीक है। कुछ यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया, आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखो 66 नंबर प्रश्न बोलता है धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। दो प्रमुख उपयोग यहाँ पे लिखा है, धोने के सोडा को कांच साबुन व कागज उद्योगों में, दूसरा घरों में सफाई के लिए धोने का सोडा का हो गया। उसके बाद बेकिंग सोडा का देखो सोडा अम्ल अग्निशामक में, उसके बाद खाने की चीज़ों को मुलायम एवं फूला बनाने के लिए, ठीक है। तो ये था आप लोगों को काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आप लोग को आज का वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और एग्जाम देकर के आप बताना कि कितने इसमें से क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक